हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? सारे स्टूडेंट्स हमसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे स्टेट बोर्ड का भी तो मॉडल पेपर करवा दो ना, हमारे स्टेट बोर्ड का भी करवा दो। तो एक एक करके हमने अलग अलग स्टेट बोर्ड्स को टारगेट कर रखा है और उन सब के क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सैंपल पेपर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन है कि सर मैं तो दूसरे बोर्ड से हूँ। जैसे ये वाला आज अपन मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले एमपी बोर्ड का 10th का साइंस का 2022 का मॉडल पेपर। अब हमको पूछेगा बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ, सर करूँ क्या? यूपी वाला, सर हम तो यूपी बोर्ड से हैं, सर हम करेंगे। सर हम तो राजस्थान से हैं, सर हम ये वाला नहीं देखेंगे, हम हमारा वाला देखेंगे। ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको तैयारी करने का जो सबसे सही तरीका है ना, वो है मॉडल पेपर। अब आपको 4-5 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं तो बढ़िया है ना कि आप 4-5 राज्यों के जो दिग्गज लोग, जो टीचर्स बैठे हैं, उन्होंने पेपर छांट छांट करके बनाया, आप उन्हीं को सॉल्व करके देख लो। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कि कितना नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि भले ही आपके बोर्ड का नहीं है ये, लेकिन पढ़ लो। क्यों? क्योंकि किताबें तो सेम है, सिलेबस तो सेम है, टॉपिक्स तो सेम है, क्वेश्चंस तो वैसे ही बन रहे हैं। तो अगर आप दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हो तो भी आपको ये क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए, पूरा समझना चाहिए। तो आज हम लोग एमपी बोर्ड का जो 2022 का हमारे पास में 10th क्लास का साइंस का मॉडल पेपर है उसको हल कर रहे हैं। तो देखो बेसिक चीजें दे रखी हैं, 3 घंटे का समय मिलेगा, 19 इसमें पेज हैं, 80 नंबर का पेपर है आपका और कुल कितने 22 क्वेश्चन हैं। फिर कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिक कि सारे प्रश्न करने चाहिए आपको, है ना। 1 से 4 जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, और वो कितने नंबर के हैं? 32 नंबर के हैं। मतलब पहले में कुछ एक भाग है, फिर दूसरे में कुछ एक भाग है, ऐसे करके है। 5वें प्रश्न से लेकर 14वें प्रश्न तक हमारे पास में 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। और इनकी शब्द सीमा जो है 30 शब्दों की। 30 शब्दों का मतलब होता है 3 लाइनों में आप उत्तर दे सकते हो। एक लाइन 10 शब्द मान के चला करो। फिर प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक के जो प्रश्न है हमारे पास में वो 3-3 नंबर के हैं और इनको हमें 75 शब्दों तक की शब्द सीमा में लिखना है। ये अपर लिमिट होती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 80-90 शब्द भी हो सकता है, लेकिन 75 से बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये समझना है अपने को। तो 75 शब्द है तो मतलब 7-8 लाइन आप मान करके चलो हमें आंसर में लिखनी होती है। 19 से 22 तक 4-4 नंबर के प्रश्न है और शब्द सीमा इनकी हमारे पास में 120 है, मतलब थोड़े बड़े वाले प्रश्न है ये। और लास्ट में 5 से 1, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 5वें प्रश्न से 22वें प्रश्न तक आंतरिक विकल्प दे रखे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक करना है। 5 से 22 तक मतलब बहुत ज्यादा चॉइस दे रखी है अपन को इस पेपर में। तो आज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न हमारे पास में, इसमें क ख ग ग करके अलग अलग प्रश्न दिखा रखे हैं। तो पहला है लोह चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। मतलब ये प्रश्न में भी इन्होंने गड़बड़ की है, लिखा है लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, ऐसे नहीं। लोह चूर्ण में या उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। दूसरा दे रखा है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनती है। तीसरा दे रखा है हमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। चौथा दे रखा है आयरन लवण व जल बनता है। मतलब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, बाकी ये बहुत सिंपल है कि अम्ल की अभिक्रिया जब भी हम किससे कराते हैं, धातु से कराते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आप वो ऑप्शन देखो जहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस केवल और केवल पहले वाले ऑप्शन में बन रही है, तो वो हमारा आंसर हो गया, यहां पर खत्म हो गया, है ना। तो क्या बन रहा है? आयरन क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ में हमारे पास में हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? पतले तारों में धातुओं का खींचा जा सकने की क्षमता कहलाती है। धातु है ना, उसको खींच के पतला तार बना लेते हैं, तो ये क्षमता कौन सी क्षमता होती है? तो ये क्षमता हमारे पास में होती है तन्यता, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। उसके कारण धातुओं को खींच करके पतली तारों में बदला जा सकता है। धातु और अधातु वाले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका हमने पढ़ी थी ना नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में। तो उसमें अगर हम कह रहे हैं कि भैया 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जगह जो है ना खाली, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। तो ये रहा सिनेप्स, या इसको अंतर्ग्रथन भी हिंदी में हम लोग कहते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पर कि एमपी बोर्ड का पेपर मैंने देखा ना, सैंपल पेपर इतना आसान आया है कि अगर किसी ने भी अपने इस एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ने अगर अपने वीडियोस देखे हैं सारे के सारे, तो वो 100 में से 100 लेकर ही आएगा। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है हम लोगों को। तो आप आराम से निश्चिंत हो जाओ, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इस साल। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? होता है डैश। भाई किस, कौन से जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन से होता है? तो देखो अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन से नहीं होता, द्विखंडन से होता है, देखा था अपन ने। सेकंड है यीस्ट। हाँ, तो यीस्ट में हमारे पास में अलैंगिक जनन कैसे होता है? मुकुलन से। मुकुलन क्या होता है? यीस्ट के ऊपर ऐसा बन के आ जाता है, फिर उसके ऊपर और बन के आ जाता है, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे चेन बना लेता है ना, तो वो मुकुल होते हैं सारे के सारे, तो मुकुलन से। प्लाज्मोडियम में तो बहुखंडन होता है वैसे भी,
और डी है हमारे पास में लेशमानिया में, तो लेशमानिया में भी हमने देखा था द्विखंडन होता है एक निश्चित तल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं भाई, वो मशीन जिससे विद्युत धारा बनती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। सही बात है। फिर हम कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये किताब का ही क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है घास, गेहूं और आम। नहीं, आहार श्रृंखला नहीं बन रही ना, इसको इसने खाया इसको इसने खाया ऐसा नहीं बन रहा। दूसरा है घास, बकरी तथा मानव। ये सही कह सकते हैं अपन, घास बकरी खा जाती है और काफी सारे बकरे बकरियों को इंसान खा जाता है। वैसे इंसान मैं तो नहीं खाता, देखो है ना, मेरे हिसाब से तो मेरे ऊपर अगर क्वेश्चन लगा के देखोगे तो मेरे लिए तो गलत है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन करते हैं काफी लोग ऐसा। डी है बकरी, गाय और हाथी। ये भी नहीं है, क्योंकि ना तो गाय बकरी को खाती है और ना ही हाथी गाय को खाता है। फिर है घास, मछली और बकरी। तो मछली घास को नहीं खाती और ना ही बकरी मछली को खाती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो देखो प्राकृतिक संसाधन हमें दे रखा है जल, वन, पवन और सौर प्रकाश। देखो सौर प्रकाश तो कम नहीं हो रहा, क्योंकि सौर प्रकाश कम नहीं हो रहा तो पवन भी कम नहीं हो रही। और अगर हम देखें तो जल, अगर हम कहें पीने वाला जल तो वो तो कम हो रहा है, लेकिन इन जनरल अगर हम जल की बात करें तो वो तो उतना ही है, तो वो भी कम नहीं हो रहा। तो क्या बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, वन। जंगल जो है ना वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, ये हमें इसमें लिखना है। फिर इसके बाद अगर देखें तो पानी फिर खत्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं ना ऐसे, है ना, मतलब आड़ी लाइन जो होती है उसको आवर्त बोलते हैं अपन। तो अब इसने ना बोला नहीं कि कौन सी आवर्त सारणी भाई साहब, मेंडलीफ की या फिर हमारे पास में न्यूलैंड की, इसने कुछ बताया ही नहीं, तो हम आधुनिक आवर्त सारणी कंसिडर कर रहे हैं। मतलब इस पेपर में मुझे पर्सनली लगा काफी सारी कमियां हैं, काफी सारी गलतियां हैं इस पेपर को बनाने में, छोटी मोटी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आप तो ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, हमारे पास में 7 होती है। और वर्ग कितने होते हैं हमारे पास में, ऐसे ऊपर से खड़े डंडे जो हैं आवर्त सारणी में, वो 18 होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये हो गया हमारे पास में प्रश्न संख्या 1। अब इसके बाद में है हमारे पास में इंग्लिश में दे रखा है, फिर हमारे पास में प्रश्न संख्या 2 दे रखा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 ये रहा, रिक्त स्थान भरने अपने को। अब देखना ये क्या गलती कर रखी है इस पेपर में। पहला है जल एक डैश ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड भी गलत लिखा है इन्होंने, ई पे बड़ी की मात्रा लगाई है, वो नहीं आनी चाहिए। जल एक डैश ऑक्साइड है, तो क्या ऑक्साइड है। अब देखना इसके पॉसिबल आंसर्स कितने सारे हैं, ये सारे गलत नहीं हो सकते। जैसे एक हम लोग कह सकते हैं कि जल एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, हो सकता है, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेता हूं। और फिर हमसे और क्या पॉसिबल है यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि ये ना हमारे पास में उदासीन ऑक्साइड है। हमने पढ़ा था ना कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो या तो फिर कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, या फिर अम्लीय होते हैं। तो जल जो है वो उदासीन होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात देखें तो वो थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो ये एक उदासीन ऑक्साइड है, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जल एक अधात्विक ऑक्साइड है। क्या लिख सकते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड है। अब आप बताओ, कोई भी गलत नहीं है, जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, तीनों में से कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। ये गड़बड़ है इस पेपर में, है ना, टीचर को सही करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे को लग रहा है इन्होंने थोड़ा अजीब पेपर बनाया। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं। धातुएं जो है वो प्रायः क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की। तो हम कहेंगे ये चालक होती हैं, और चालक नहीं, हमें लिखना चाहिए सुचालक होती हैं। सुचालक से मतलब है गुड कंडक्टर। एक तो होता है चालक, कंडक्टर, एक होता है बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, सुचालक बहुत अच्छा है ऐसा, तो सुचालक होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास में मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक डैश कहलाता है। कि एक माँ के शरीर में बच्चा जब है तो माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध स्थापित करवाने वाला टिश्यू होता है ना, उत्तक जो होता है, वो कौन सा होता है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे बहुत सिंपल है, प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा। पढ़ा है इसके बारे में हम लोगों ने, तश्तरी जैसा होता है ना, और माँ के गर्भ में, गर्भाशय में धसा हुआ होता है दीवारों में, और फिर ये बच्चे से एम्बिकल कॉर्ड से, जो नाभि से एक जड़ निकलती है ना, उससे जुड़ा हुआ रहता है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खाने पीने का, वेस्ट का आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है। फिर क्या हमारे पास में, पादपों में जल के वहन के लिए डैश उत्तरदायी है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पादपों में जल के वहन के लिए जाइलम उत्तक जो है ना,
वो उत्तरदायी है। फिर कह रहे हैं पराग कोश में डैश पाए जाते हैं, पराग कोश में डैश पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं पराग कोश में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी का जनक हम लोग किसको कहते हैं? जॉन ग्रिगोर मेंडल को कहते हैं। तो आप तो केवल मेंडल लिख लोगे तो भी काम हो जाएगा अपने को, वही मटर के पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिन्होंने। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डैश होता है। भाई तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की क्या होता है? तो आप लोगों को याद होगा तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, या जिसको हम सरल शब्दों में तो समानुपाती बोलते हैं, लेकिन आप मान के चलो समानुपाती से बेहतर शब्द जो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे वो अनुक्रमानुपाती है। वैसे आप समानुपाती भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। फिर है हमारे पास में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु डैश तंत्र बनाते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, सीएनएस बनाते हैं ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। सही बात है, बढ़ सकते हैं अपन, आगे बढ़ सकते हैं। तो यही इंग्लिश में है। फिर हमारे पास में प्रश्न संख्या 3 में दिया है जोड़ी मिलान कर लिखिए। वाह, ऊपर वाले ने जोड़े में बनाया ना सबको। मेरी इन बातों को सीरियसली मत लिया करो तुम, ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मिलाना है अपने को। तो पहला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारे पास में है, हमारे पास में पोटेशियम है। ये रहा पोटेशियम। एक को क को हमने 3 से मिला दिया। अच्छा, एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे कॉपी में ये वाली चीज? तो कॉपी में क्या करना होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो यहां पे इस तरफ आप लिखोगे उत्तर, जो भी आपका प्रश्न संख्या है उसका, और फिर नीचे आप यहाँ पे लिखोगे जैसे बीच में पेपर पे कि क वाला है ना, तो क को किससे मिलाया है हमने? क को हमने तीसरे नंबर से मिलाया है, तो आप लिख दोगे 3। ऐसे कुछ नहीं लिखना आपको, आप लिखो क सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, फिर आप डैश करके लिखो कि पोटेशियम है। नहीं भाई नहीं, कंट्रोल। वो हम पता है टीचर को, वो टीचर चेक क को 3 से मिला, इसको इससे मिला, इसको, खत्म। वो नहीं पढ़ेगा आंसर आपका, उनके पास तो 100 कॉपी चेक करनी होती है ना। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 होता है, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल जो हमने पढ़ा है मिलीमीटर ऑफ Hg। और फिर क्या है हमारे पास में, पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो ये रहा पादप हार्मोन हमारे पास में, साइटोकाइनिन है, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास में, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कौन करता है? तो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण हमारे शरीर में हमें पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। सही बात है। तो ये देखो, ये रहा हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऊपर यहाँ पे, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हो आप। और फिर तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, करेक्ट। तो ये ऐसे जोड़ सकते हो इसको। फिर लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं हम लोग? डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है। जरा दूरदृष्टिता किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? तो जरा दूरदृष्टिता। अब यहाँ पे ये प्रश्न फिर से गलत दिया है, देखो होगा तो क्या, यहाँ पे जरा दूरदृष्टिता लिखा हुआ है और यहाँ पे द्विफोक्सी लेंस लिखा हुआ है, तो हम उसे जोड़ देंगे। असल में जरा दूरदृष्टिता द्विफोक्सी लेंस लगे ऐसा जरूरी नहीं होता। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो अगर बुढ़ापे में जैसे 40 साल की उम्र से बाहर जाते हैं तो उन व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। अब उसको जरा दूरदृष्टिता बोल दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ना उनको दूरदृष्टि दोष तो होता ही होता है, लेकिन उनको निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है। तो उस केस में बाइफोकल लेंस लगाते हैं या द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। तो जरा दूरदृष्टिता में जरूरी नहीं है कि हम द्विफोक्सी लेंस लगाएं, ये समझने वाली बात है, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, विद्युत विभवांतर। तो इसको हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? विद्युत विभवांतर को हम लोग जोड़ देंगे वोल्ट से या वोल्टेज से, ठीक बात है। आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, देखो तो नेक्स्ट इंग्लिश में दे रखा है, यही हमारे पास में, आप लोग कर लेना। इसमें एक एक्स्ट्रा भी दे रखा है पॉइंट, जिसमें इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे अवतल लेंस, बट ठीक है आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि वो काम का नहीं है वैसे भी। फिर नेक्स्ट हमारे पास में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये भी 1-1 नंबर के 8 प्रश्न है, खटाखट हो जाएंगे ऐसे। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है?
तो ऐसे प्रश्न का उत्तर करते समय आपको ये नहीं लिखना कि उत्तर शुद्ध जल का पीएच का मान निम्न होता है 7, नहीं, ऐसा लिखना है पीएच पूछा है ना 7, उत्तर 7, खत्म। आपको तो भी एक ही नंबर मिलेगा, और आप लिखोगे शुद्ध जल का तो भी एक ही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास में, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु या मिश्रातु बोलते हैं। किताब वालों ने गड़बड़ कर रखी है, बाकी वैसे मिश्र धातु होता है, तो मिश्रातु लिख देता हूं मैं, या आप मिश्र धातु एलॉय भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक के नाम लिखिए। तो हरे पौधों में कौन सा वर्णक होता है हमारे पास में, तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमारे पास में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। फिर है हमारे पास में नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक कोशिका और मादा युग्मक कोशिका जब जुड़ करके जायगोट बनाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन, ठीक है। क्या बोलते हैं, निषेचन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से हैं, तो वो है हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग सूत्र। सेक्स क्रोमोसोम अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, ये लिंग निर्धारण करते हैं, है ना। एक्स ऐसा आप लिख सकते हो। लिंग सूत्र वैसे तो एक लाइन का उत्तर बहुत है, लेकिन इसको अगर हमें बड़ा करना है तो हम लिख सकते हैं कि पुरुष में जो हमारे पास में लिंग सूत्र होता है, गुणसूत्र, उसमें एक्स और वाई एलील होते हैं, और महिला में जो है, स्त्री में, वो क्या होता है, एक्स और एक्स एलील होते हैं। तो बस ऐसे आप लिख सकते हो, इतना एक और लाइन ऐड करना चाहो तो। बाकी लिंग सूत्र से भी आपको आंसर पूरा मिलना चाहिए। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, पावर P बराबर 1/f फोकस दूरी। बस क्षमता का तो यही है सूत्र, लेंस के लिए भी यही है हमारे पास देखा जाए तो। और हाँ नहीं, लेंस की होती है क्षमता, वैसे दर्पण की क्षमता नहीं होती, लेंस की होती। नेक्स्ट क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया था। निकट दृष्टि दोष, तो मैंने तो क्या अलग दिमाग में इमेज बना रखी। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूर का नहीं दिख रहा। दूर का क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जो हमारा अनंत बिंदु है वो पास में आ गया है, तो पास में है तो वहां तक तो दिख रहा है, लेकिन अनंत पे नहीं दिख रहा, तो इमेज जो है वो आंख में पहले ही बन रही है। तो हम चाह रहे हैं कि वो ना प्रकाश किरणें और थोड़ी फैल करके आंख के पर्दे पे पहुंचे। तो फैलाने के लिए तो हमारे पास में कौन सा लेंस काम में आता है, तो हम लोग अवतल लेंस को काम में लेते हैं। तो ये अवतल लेंस जो है उचित क्षमता का, उससे काम हो जाएगा, करेक्ट, उचित क्षमता के अवतल लेंस से। देन वी हैव विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ध्यान से सुनो आप लोग। तो हमारे पास में बड़ा सिंपल है, ओम भूर्भुवस्व नहीं, ओम। ये वैज्ञानिक जो थे ना जिन्होंने दिया था, इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे, ओम। तो ये आपको बस लिखना है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, खत्म। तो बड़े आगे बढ़े, तो अब देखो यही चीज इंग्लिश में दे रखी है, और फिर इसके बाद हमें जो है 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो कर लेते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है, देखो अब यहाँ से हमारे पास में ना चॉइस मिलना शुरू हो गई है, और मैंने थोड़ा बड़ा भी कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो पहला क्या है, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी क्रिया अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, होता क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं ना, तो पाचन क्रिया होकर के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह वो पूरा बन जाता है, वो खून के साथ जाके कोशिकाओं में चला जाता है। फिर वहां पे जब श्वसन होता है, तो श्वसन में क्या, ऑक्सीजन जाके उस ग्लूकोज से या उन पदार्थों से अभिक्रिया करती है, तो उनसे जब अभिक्रिया करती है ना, तो ऊर्जा उसमें बनती है। तो इसलिए हम श्वसन को कैसी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यही अपन ने इस आंसर में लिखा है कि पाचन की क्रिया के समय खाने का जो भी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब ये जब ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो श्वसन के दौरान हमारे पास में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। ये पहले अध्याय का प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अच्छा मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ये वाला इसका आंसर है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, तेल और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, उनको विकृत ना हो, मतलब उनका ऑक्सीकरण ना हो, उनका उपचयन ना हो, और उपचयन होकर के वो खराब ना हो जाए, उनमें से गंध नहीं आने लग जाए, उनका टेस्ट ना बिगड़े,
इसलिए हम उनको नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस से प्रभावित करते हैं। तो ये रहा हमारे पास में तली हुई चीजों को, जैसे कि चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती है, जिससे इनका उपचयन ना हो, अर्थात इन चीजों का स्वाद और गंध खराब ना हो। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई समस्या वाली चीज है बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट प्रश्न है अमलगम क्या होता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, अमलगम क्या होता है। तो देखो क्या होता है, अलॉय पता है ना अपन को, मिश्र धातु या मिश्र धातु क्या होती है भाई। जब कोई भी एक धातु में किसी दूसरी धातु को या किसी अधातु को भी साथ में हम लोग किसी एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उनको एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, धातुओं को जोड़ करके जो बना रहे हैं। तो अगर हम किसी धातु का मिश्रातु बना रहे हैं लेकिन उसमें साथ में क्या डाल रहे हैं, मरकरी, पारा या पारद डाल रहे हैं, Hg, तो क्या होता है, वो जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। मतलब किसी का भी जो अलॉय है ना वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो आप यहां पे देखोगे किसी धातु की पारद के साथ बनी मिश्रातु को अमलगम हम लोग कहते हैं। किसी भी धातु की पारद के साथ, पारे के साथ में बनी मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, संक्षारण क्या है। तो इस बार भी वही है, देखो अमलगम वाला ये रहा आंसर, ठीक है, और संक्षारण वाला ये रहा आंसर आपका। दोनों में से एक करना है आपको तो एग्जाम में वैसे भी। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि से संपर्क में आती है, कोई भी धातु है वो अपने आसपास नमी है, आर्द्रता है, थोड़ा पानी है, अम्ल है थोड़ा आसपास में, उससे अगर संपर्क में आ गई तो वो संक्षारित हो जाती, खराब होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लग जाना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, ये सारा संक्षारण के हमारे पास में उदाहरण है। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है, संक्षारण से बचने के उपाय बताओ, तो आप बता देना, पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, गैल्वेनाइजेशन करना, ये हमारे पास में कुछ एक उपाय हैं जिनसे हम संक्षारण से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास में, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको याद करवाया था कि जो मेंडलीव जब तत्वों को आवर्त सारणी में अरेंज कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने नियम दिया था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। बस इतना सही नियम था हमारे पास में, याद रखना। देखो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, याद रखना है। अभी समझाऊंगा नहीं मैं ये चीज आपको, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में जरूर अच्छे से समझाई थी। तो ये पीला क्यों हो रखा है, वो हो रखा है ताकि इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको, है ना, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, न्यूलैंड का अष्टक का नियम सिद्धांत लिखिए। अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। अब अष्टक का नियम है कि सिद्धांत है, दोनों चीजें, तो ये लोग, इन्होंने पेपर बनाने वालों ने बड़ी आलस किया है इसको। चलो कोई बात नहीं, जो भी है मैं बताता हूं आपको। तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम का सिद्धांत बताना है अपने को, बहुत सिंपल है। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, तत्वों को 8-8 के समूहों में इस तरह से जमाया था कि जो पहला तत्व है ना वो हर 8वें तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है। मतलब 7 ऐसे जमाए थे, फिर 8वां पहले के नीचे आता था। तो वो जो पहला तत्व है वो 8वें तत्वों के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है, और ये इसको उन्होंने संगीत के अष्टक से तुलना की थी इसकी, और इसीलिए इन्होंने क्या बोला था, इसको, इस नियम को हम लोग अष्टक का नियम बोलते हैं। तो नियम क्या है असल में, कि यदि तत्वों को हम उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते जाएं तो क्या होगा, हर 8वां तत्व पहले तत्व के जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करता है। और यही क्या नियम है हमारे पास में, न्यूलैंड का अष्टक का नियम है। ये दोनों प्रश्न जो है 5वें अध्याय में से हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाले अध्याय में से। बड़ा सिंपल है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ा है अपन ने, आप पढ़ लेना नहीं पढ़ा है तो। 8 क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखने हैं अपने को। तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों का ही बताता हूँ मैं आपको। मैं बीच में से पार्टीशन कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे कर लेते हैं अपन, फिर उस एक क्वेश्चन को वहां कर लेंगे। तो एक तरफ आप क्या लिखो, धमनी लिखो, और एक तरफ आप लिखो शिरा, करेक्ट, धमनी, और एक तरफ आपने लिख दिया शिरा, ऐसे टेबल बना लो, और फिर बीच में से लाइन खींच के उसको भी डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बनाओ, धमनी, हम क्या लिखेंगे भैया, धमनी कैसी होती है, इनकी भित्तियां मोटी होती हैं। अच्छा, क्यों मोटी होती है वो भले ही नहीं भी बताओगे तो चलेगा, भित्तियां मोटी होती है। शिरा की भित्तियां कैसी होती है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे भित्तियां पतली होती है। भित्तियां मोटी होती है और यहाँ पर भित्तियां पतली होती है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखोगे आप, धमनी की भित्तियां मोटी, भित्तियां पतली। आप इसमें कह सकते हो कि जो धमनियां हैं वो रुधिर को दिल से दूर लेकर के जाती हैं।
और यहां पे आप क्या लिखोगे कि जो हमारे पास में शिराएं हैं ये क्या करती हैं, रुधिर को हृदय की तरफ लाती हैं। अच्छा एक चीज समझना है यहाँ पे, अब इसमें आप ये मत लिखना कि ऑक्सीजन वाले रुधिर को धमनी लेके जाती है और वी ऑक्सीजनित को शिरा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता, फिर वहां पे एक्सेप्शन भी होता है। फिर एक लाइन नहीं तो वहां पे आपको और भी जोड़नी पड़ेगी कि प्रायः जो धमनियां हैं वो केवल ऑक्सीजनित रुधिर को ही शरीर में संचरित करवाती हैं। ऐसे दो ही लिखने अपने को, अंतर अपन ने दो लिख दिए, बात खत्म, ज्यादा उलझना नहीं है अपन को इस चीज में। समझ रहे हो इस बात को, सीधा टू द पॉइंट बात करनी, जितना पूछा है उतना ही बताना है। फिर ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन, अब ये देखो लिखने में भी इतना वो क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास में दो तरह का जो है श्वसन की प्रक्रिया दो तरह से होती है हमारे पास में। कौन सी, एरोबिक और एक होती है हमारे पास में अनएरोबिक। या हिंदी में अगर अपन बोले तो बोलते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन। इन्होंने लिखा है ऑक्सी और अनऑक्सी। अभी मैं क्या करूं बताओ इन लोग का जाके, मतलब शिकायत किसको करूं बताओ, किसको? देश में मेहनत ही नहीं करनी, पता नहीं किसको। पढ़ाई है तो उनको तो पता नहीं मजाक लग रही है कि पता नहीं कुछ भी करवा दो बच्चों से, क्या है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे, अच्छा ऑक्सी लिख रहा हूं मैं भी, हे राम कहाँ है तू, है तो मैं ऑक्सी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे वायवीय एक तरफ और एक तरफ अवायवीय। करेक्ट, एक तरफ वायवीय और एक तरफ अवायवीय, बीच में लाइन। इसमें भी हमें दो ही अंतर लिखना है। तो पहला अंतर हम लोग लिख लेंगे, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो आप लिखोगे इस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यहां पे आप लिखोगे ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये O2 की अनुपस्थिति में। ठीक है, अनुपस्थिति में। और सेकंड क्या है हमारे पास में, सेकंड हम लोग लिख लेंगे इसमें ऊर्जा अधिक बनती है, ऊर्जा ज्यादा बनती है, और इसमें हम लिखेंगे ऊर्जा कम बनती है। करेक्ट, ऊर्जा ज्यादा बनती है और उसमें ऊर्जा कम बनती है। तो अब समझने की कोशिश करना, यहां पे अगर और भी हमें अंतर लिखने हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि ये इन जीवों में होता है, ये इन जीवों में होता है। और भी टेक्निकलिटीज में थोड़ा बहुत हम लोग जा सकते हैं। बाकी सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, और आपको तो वैसे भी दोनों में से एक ही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में कायिक प्रवर्धन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, और सेकंड फिर हमसे पूछा है स्वपरागण क्या होता है। तो देखो क्या आंसर है हमारे पास में, कायिक प्रवर्धन, अगर पौधे के कुछ एक भाग जैसे पत्ती हो गया, टहनी हो गया, है ना, जड़ हो गया, तो ये कैसे भाग है, इनमें कोई पराग कर्ण वगैरह नहीं होता, कोई अंडाशय वंडाशय कुछ नहीं होता। तो अगर ये वाले भाग क्या करें, नया पौधा बनाने में सहायता करें, नया पौधा उगाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ये लिखा है, यदि पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर दे, मतलब पौधों के ये जो भाग हैं हमारे पास में, जड़, तना और ये सब कुछ, ये उपयुक्त परिस्थितियों में नया पौधा अगर उत्पन्न कर दें, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा ही टॉपिक है। सेकंड है हमारे पास में स्वपरागण क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, कि मान लो पौधा है अपने पास में, उसमें फूल है, उभय, हमारे पास में उभयलिंगी फूल है, मतलब उसमें दोनों लिंग है, स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही में। पुंकेसर से उसी फूल में क्या हुआ, पुंकेसर से जो परागकण है वो स्त्री केसर के हमारे पास में ऊपर स्टिग्मा पर आ गए, है ना, वर्तिकाग्र पर आ गए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। तो अगर एक ही फूल के पराग कणों का स्थानांतरण उसी फूल के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्वपरागण बोलते हैं। तुम्हारे समझने के लिए, ज्यादा आसान करने के लिए मैं बताता हूं तुमको। जैसे मान लो हमारे पास में क्या है कि ना, ये हमारे पास में कोई एक फूल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहां पे मान लेते हैं अपन हमारे पास में क्या है, ये वर्तिकाग्र, सॉरी ये वर्तिकाग्र हमारे पास में, स्त्री केसर है पूरा का पूरा, और ये हमारे पास में पुंकेसर है, यहाँ पे मान लो 2 बना देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके बाकी पत्ते जो हैं वो हैं, ये पूरा फूल बना दिया मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे।
तो अभी अगर क्या हो कि परागकण जो है ना वो यहां से अगर यहां पे आ जाए उसी फूल में, समझ रहे हो आप इस बात को, तो इसको स्वपरागण बोलते हैं। अगर ऐसा भी हो ना कि एक पौधे में 2 फूल है, इस वाले फूल में से उसी पौधे में, इस वाले फूल में से इस वाले फूल पे आ गए, तो इसको भी स्वपरागण ही बोलते हैं। पौधा चेंज हो जाएगा ना तो उसको स्वपरागण नहीं बोलते, ये ध्यान रखना। बड़ा सिंपल है स्वपरागण, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन भी हमारे पास में। तो 2 नंबर में हमें शब्द सीमा तो कम ही बता रखी है इन्होंने, 35 शब्दों की शब्द सीमा हमारे पास में, तो इसको करते हैं अपन। और दूसरा हमारे पास में मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखना है। ये भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे सीधे बताया नहीं गया है कि प्रभाविता का नियम है क्या। तो आज अपन करते हैं। तो पहले हम बताएंगे बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि तो हमने यहां पे लिख दिया कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण माता पिता के लिंग सूत्रों से होता है। फिर आगे हम लोग बता देंगे पिता के लिंग सूत्र में एक्स व वाई एलील होते हैं, जबकि माता के लिंग सूत्र में एक्स एवं एक्स एलील ही होते हैं। एक्स एलील ही होते हैं। फिर आगे हम बस ये लिख देंगे कि यदि पिताजी से पिता से वाई एलील संतान में जाता है तो हमें पुत्र की या लड़के की प्राप्ति होती है। अन्यथा लड़की की। बस ऐसे आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि मम्मी के पास तो दोनों एक्स एक्स ही होते हैं पापा जी के पास एक्स और वाई होता है, तो पिता ने अगर वाई दे दिया तो लड़का हो जाएगा, पिता ने नहीं तो फिर एक्स ही देना है और फिर उससे तो लड़की पैदा होनी है। तो ये तो क्या हमारे पास में फर्स्ट का आंसर कि माता पिता बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है मनुष्यों में, ठीक है, मानव में। और फिर सेकंड है हमारे पास मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। तो ये नियम समझाता हूं मैं पहले आपको, सिंपल है। देखो मेंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो मेंडल कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में जैसे लंबा पेड़ था, पौधा था जब, तो उसका कैपिटल टी लिया था, छोटा था तो स्मॉल टी लिया था उसमें गुण। तो मेंडल ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा गुण है किसी भी जीव में, किसी भी कोशिका में, डीएनए में हम कह रहे हैं, तो वो गुण अगर दोनों जो जानकारी है दोनों विरोधाभासी है, एक लंबेपन की है और एक बौनेपन की जानकारी एक ही जीव में, तो उन दोनों जानकारियों में से केवल एक ही गुण प्रदर्शित होता है, दोनों प्रदर्शित नहीं होते एक साथ, एक पीढ़ी में एक ही गुण प्रदर्शित होता है पहली पीढ़ी में। तो इसलिए मेंडल ने बोला कि यार जो प्रभावी गुणधर्म होता है वो दिखता है, और जो नहीं दिख पाता, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता वहां मौजूद होने के बावजूद भी, उसको हम अप्रभावी गुण कहते हैं। और इस नियम को मेंडल ने क्या बोला था, प्रभाविता का नियम बोला था। एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। इस नियम के अनुसार जब मेंडल ने एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया था, तब एक जोड़ा विपरीत मतलब जैसे मान लो पिताजी पेड़ जो है वो कैपिटल टी है, जो माताजी पेड़ जो है वो स्मॉल टी, तो जब उनके बीच में क्रॉस करवाया था तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही प्रभावी लक्षण देखने को मिला था, है ना, केवल प्रभावी लक्षण ही अपने आप को प्रकट कर पाया था, जो कि कैपिटल टी था, इस केस में बड़ा वाला टी, लंबापन। तो इस नियम को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम हो गया आप लोगों का सिंपल 3 लाइन में। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, आप अपनी शब्दों में लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, परावर्तन के नियम लिखिए। तो बड़ा सिंपल है यार ये तो परावर्तन के तो बचपन से आप लोग पढ़ते ही आए हो ना, ये रहा, यहां लिख देते हैं अपन, ठीक है। पहला नियम परावर्तन का, तो हम कहेंगे कि भाई कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है तो आप लिखना आपतन कोण
जो है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। अगर आप बना के दिखाना चाहो तो बना के भी दिखा सकते हो ऐसे कि ये हमारे पास में ये दर्पण है मान लो, ठीक है, और ये मान लो हमारे पास में PQ किरण है यहाँ पे, आपतित किरण, और ये हमारे पास में QR है अपवर्तित किरण, और ये हमारे पास में MN है जो कि हमारा क्या है, अभिलंब है। तो कोण I कौन सा है हमारा, तो हम करेंगे कि ये वाला कोण I है और ये वाला हमारे पास में कोण R है, करेक्ट, कोण I और कोण R। तो पहला नियम क्या है, आपतित जो कोण है, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन याद रखना। सेकंड नियम इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 3 चीजें हैं, क्या क्या होती है भाई, एक तो है हमारे पास में आपतित किरण, दूसरी क्या होती है हमारे पास इसमें परावर्तित किरण, एवं तीसरी चीज क्या थी हमारे पास में, आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। कहां होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक बात है। तो ये सिंपल सी बात है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तलवल का कंसेप्ट में पहले भी क्लासेस में आपको समझा चुका हूं। तो अब हमारे पास में है अपवर्तन के नियम लिखो अथवा में। तो देखो इस क्वेश्चन में तो आप ऑब्वियस सी बात है परावर्तन की लिखोगे, अपवर्तन के थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन ठीक है मैंने आप लोगों के लिए पहले लिख दिए यहाँ पे। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है हमारे पास में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जो दूसरा नियम है किसका, परावर्तन का, वो यहां पे हम पहला नियम लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये वाली अपने यहां लिख दिया। बस यहां पे ध्यान क्या देना होता है, आपतित किरण होती है और दूसरी अपवर्तित किरण होती है। वहां पे हमारे पास में परावर्तित किरण होती है, परावर्तन में यहां पर अपवर्तित किरण होती है। और फिर दूसरा नियम क्या है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का नियम में क्या था, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। तो ये क्या लिख रहे हैं अपन, प्रकाश के किसी फिक्स कलर के लिए और प्रकाश के किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए, है ना, किसी निश्चित माध्यम युग्म के लिए, ऐसा लिख सकते हो अपन। तो कोई फिक्स कलर और कोई दो फिक्स माध्यम आपने ले लिए, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, मतलब आपतन कोण जा मतलब होता है साइन, तो साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा का मतलब क्या है, साइन आर। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक होता है। बस ये इसको ऐसे लिख दिया हमने, यही हमारे पास में दूसरा नियम है, और इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में बोले स्नेल का नियम लिखो तो कंफ्यूज मत होना, यही चीज लिख कर क्या नहीं। ठीक है, बाकी अगर टीचर ने आपका ये लिखा हुआ भी देख लिया ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ओम का नियम लिखिए भाई साहब, और फिर और में हमारे पास में क्वेश्चन अथवा में विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है ये बताना। तो अपन लिख ही लेते हैं फिर ओम का नियम। तो मैं आपको बताता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना भी चाहिए ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं उत्तर में लिख रहा हूं, तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे, ओम का नियम। भाई एक चीज आप लोग ध्यान देना कि मैं आपको ना दोनों ही करा रहा हूं क्वेश्चन, ये भी करा रहा हूं ये भी करा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करना होता है, समझे। तो ओम का नियम मैंने यहां पे लिखा, क्या है ओम का नियम, कि ना किसी विद्युत परिपथ में किसी धातु, धातु शब्द बहुत जरूरी है ओम के नियम में, ठीक है, किसी धातु के चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी विद्युत परिपथ में किसी धातु के चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है ना। तुम लोग अच्छी राइटिंग में लिख करके आना। अच्छा, इसको एक शब्द में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। बस इसमें एक छोटी सी चीज मैंने नहीं लिखी अभी तक, वो लिखना जरूरी है, तो पहले इसको मैं मिटा रहा हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपको, जरूर से याद से, है ना, जबकि अन्य भौतिक स्थितियां जैसे ताप, दाब आदि एक समान रहें। मतलब ओम का नियम जब हम लोग करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि भाई प्रेशर चेंज ना हो रहा हो, तापमान चेंज ना हो रहा हो। अगर तापमान चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, तो गड़बड़ हो जाती है, तो फिर सही नहीं होता अपना प्रैक्टिकल। और ये ओम का नियम बस क्या कह रहा है, v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे v इज इक्वल्स टू I R। बस यही ओम का नियम है, इतना सा, कि किसी विद्युत परिपथ में किसी धातु के चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि अन्य भौतिक स्थितियां जैसे ताप, दाब आदि एक समान रहे या स्थिर रहे, आप ये भी रख सकते हो। और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग, तो हमारे पास में v बराबर IR आ जाता है। ये प्रोपोर्शनल को ही हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। आप में से कुछ एक लोग समानुपाती भी लिखते हैं, बट अनुक्रमानुपाती ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये ओम का नियम हो गया हमारे पास में। सेकंड क्या, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन कौन देता है, तो यहाँ लिख दो, यहीं लिख दो। तो आप लिखोगे यहाँ पे, कैसे लिखोगे, चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ से लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। चाहो तो पूरा लिख सकते हो। फिर आपको लिखना होता है इसमें क्या क्या संभव है। इसमें बल्ब, तार, है ना, कुंजी, एमीटर, वोल्ट मीटर आदि चीजें इसमें हो सकती हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। एक नंबर का ही है, बल्कि ज्यादा आसान विद्युत परिपथ की परिभाषा को लिखना है। ओम का नियम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ओम का नियम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत विभव क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन। तो पहला मैं आपको बताता हूं विभव क्या है हमारे पास में, तो समझना, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रश्न है। हमारी बुक में ना विद्युत विभव की परिभाषा नहीं दे रखी है, तो इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। विद्युत विभव को समझने के लिए हमारे पास में क्या है कि हमने एक सूत्र पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, या जिसको हम विभवांतर बोलते हैं ना, विभव या विभवांतर एक चीज समझो अभी थोड़ा सा आप। तो ये विभव होता क्या है, काम के बराबर होता है। तो अगर हम एकांक आवेश को एक किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम कर रहे हैं ना, उसी को हम देखें तो वही काम किसके बराबर हो जाता है, विभव के बराबर होता है। मतलब आवेश का मान अगर हम Q की जगह 1 रख दें, 1, तो V बराबर W हो जाएगा ना। बस इसमें एक खास बात ये होती है कि ना, ध्यान समझना, कोई आवेश है हमारे पास में, वो यहां रखा है, तो यहां रखने में उसको जो लाने में काम किया गया ना, कहां से लाने में, तो बोलते हैं अनंत से लाने में, पता नहीं कहां से लाने में। तो अनंत से किसी एकांक आवेश को लाने में किसी बिंदु तक जो किया गया कार्य है, वही उसका विभव कहलाता है। अब ये अनंत वाला जो कंसेप्ट है ना, ये 12th में समझ में आता है, यहां समझ में नहीं आता। तो मैं यहां पर बस लिख देता हूं परिभाषा, आप लिख लेना और एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे आपको। तो क्या है यहां पर, हम लिखेंगे किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य
में किया गया कार्य ही उसका विभव कहलाता है। तो एक आवेश मतलब एक कूलाम का आवेश है, वो अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ? अनंत पे। तो उसको अनंत से मैं यहां तक लाया, यहां पे हल्का फुल्का विद्युत क्षेत्र है हमारे पास में, तो अनंत से मैं पकड़ के उसको यहां तक लाया, तो जितना काम मैंने किया ना वही विभव कहलाता है। ठीक है, किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ये तो हो गया विद्युत विभव। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज है, इसको विद्युत विभव कर देना, केवल विभव मत लिखना, विद्युत विभव लिखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे विद्युत विभव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल है यार, प्रतिरोध तो तुम लोग को आता होगा। इसमें लिखेंगे हम लोग प्रतिरोध, डैश करके बता देना, 2-3 पॉइंट्स लिख देना। एक पॉइंट में आप लोग लिख देना कि ना, विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर व विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। पूरा कर लेना इस लाइन को, क्योंकि R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है, V बराबर IR होता है, तो बस उससे लिख लिया ये अपन ने। फिर क्या है हमारे पास में कि भैया विद्युत धारा, यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब और भी बता सकते हो, इसका प्रतीक हमारे पास में R होता है, इसका ऐसा ही मात्रक हमारे पास में ओम होता है। ऐसे ऐसे करके 2-3 पॉइंट्स आप और चाहो तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट्स मेरे हिसाब से मेंशन करना इनफ है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। अब ये इतना आसान क्वेश्चन इन्होंने क्यों दिया है, भगवान ही मालिक है। पारितंत्र है, कोई भी इकोसिस्टम है, तो हमारे पास में उसके बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, जिंदा चीजें, तो हम लिखेंगे यार पादप है, पेड़ पौधे हो गए। बोला अच्छा, और हम लिख देंगे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया जो है सारे के सारे वो हो गए। ठीक है, फिर बोला और, हमने कहा अच्छा ठीक है, और जंतु ले लो, खत्म करो। ठीक है, जंतु ले लिए अपन, जीव जंतु सारे के सारे। फिर बोला और, तो बोला और तो साहब जिंदा क्या है अपने पास में, तो हमने कहा यार डीकम्पोजर्स जो होते हैं हमारे पास में वो भी तो जिंदा होते हैं। तो और उसके अलावा फिर डीकम्पोजर्स होते हैं अपने पास में, जिनको हम नहीं कवक नहीं बोलते, फंगस बोलते हैं जिनको हम लोग, कवक। तो कवक जो है ये क्या करते हैं, जीवों को खत्म करके वापस साइकिल में मिला देते हैं ना, तो ये कवक है। ये हमारे पास में सारे क्या हैं, हमारे पारितंत्र के जैविक घटक हैं सारे के सारे। तो ये हो गया बस हमारा आंसर यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो इसके ना 2-3 ही कारण है, ज्यादा है नहीं मेन कारण। तो इसका जो प्रमुख कारण है, एक तो है वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन। ये सारे क्या है, रसायन है। तो ये एक तो इनका बनना जो हमारी ओजोन परत है पृथ्वी के ऊपर, उसको तोड़ने का काम करता है। अच्छा, इसके अलावा एक कारण और है, और वो कारण है अधिक संख्या में रॉकेट लॉन्च। लॉन्च को हम लॉन्च ही लिख रहे हैं अभी, तो बाकी इसको प्रक्षेपण बोलते हैं। तो खूब सारे जब रॉकेट्स को हम लोग पृथ्वी से दागते हैं, ऊपर प्रक्षेपित करते हैं अंतरिक्ष में, तो उससे प्रोपेलेंट जो है ना, उसका फ्यूल वगैरह जो है वो ऊपर जाके कुछ ऐसा करता है जिससे हमारी जो है ओजोन परत को क्षति होती है। तो ये भी एक कारण है। और एक और कारण है यहाँ पे, वो है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है ना, वो भी गड़बड़ करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, ये हमारे पास में प्रमुख कारण है ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए, उसके टूटने के लिए, और उससे गड़बड़ है हमारे लिए, तो नुकसान ही ओजोन परत का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला है हमारे पास में HNO3, और लिख लेता हूं मैं एक बार इसको वापस से। ठीक है, HNO3, क्योंकि इन्होंने दूर दूर नहीं लिखा ना,
तो मेरे को तुमको लिख के दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगी। OH होल ट्वाइस, फिर हमारे पास में यहाँ पर गिवन है कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, प्लस हमारे पास में है H2। करो देखो इसको संतुलित करो, कैसे करोगे, कब वाला है ये हमारे पास में, पहले देख लो किसको करना है संतुलित। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 और 1 3 है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो सही नहीं बैठ रहा ना। तो अगर मैं मान लो इसको 2 कर दूँ तो हाइड्रोजन इस तरफ 4 हो जाएंगे, और अगर मैं इसको भी 2 कर दूँ तो 4 इधर भी हो जाएंगे। तो मैंने हाइड्रोजन को ही संतुलित कर दिया। बाकी को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 2 8 है, और यहाँ पे कितना है 2 और 2 3 6 8 है यहाँ पे, तो 8 और 8 बराबर हो गए। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है, तो ये पूरा बैलेंस हो गया हमारे पास में। सिंपल। ख वाला क्या है हमारे पास में देखते हैं। तो ख में हमको बोला है NaOH है, ठीक है, प्लस H2SO4 है, H2SO4 है, फिर हमारे पास में क्या है Na2SO4 है, और साथ साथ में हमारे पास में क्या है H2O है, H2O। अब देखो कैसे करेंगे बैलेंस इसको। तो सोडियम को देखो, सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा सोडियम के आगे। तो हमने सोडियम के आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे सोडियम 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन ये रही, 4 ये रही, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 4 ये रही, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको, तो 6 होगी। फिर क्या है हमारे पास में, आप देखो कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पर 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए हाइड्रोजन। सोडियम तो 2 है ही। सल्फर की बात करें तो यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन संतुलित हो चुकी है ऑलरेडी, 6 ऑक्सीजन है दोनों तरफ, हो गया बैलेंस। तीसरा है हमारे पास में ग। तो ग में क्या दे रखा है हमें, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, ठीक है, प्लस हमारे पास में क्या है H2SO4 है, ओ सॉरी हाँ H2SO4 है भाई, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है हमारे पास में, BaSO4 बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, और HCl बन रहा है। किताब में इसकी सॉरी इसमें L भी बड़ा लिखा है उन्होंने, L छोटा आएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको संतुलित, तो ये वाला पहले भी कर चुके होगे, केवल इसमें तो यहाँ 2 लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, बेरियम 1 ही, और सल्फेट SO4 एज इट इज है, तो ज्यादा करना नहीं है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम पहले भी काफी अच्छे से इसको करके समझ चुके हैं, देख लो आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, तुम लिख लो, वीडियो रोक भी सकते हो तुम लोग चाहो तो। बढ़ रहे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्य जब उग रहा होता है ना, तो सूर्य हमें रक्ताभ, रक्त के जैसे कलर का हमें क्यों दिखाई देता है? तो बड़ा आंसर सिंपल है इसका, देखो लिखते हैं। तो देखो उत्तर हम कह रहे हैं कि भाई तो देखो पूरा आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्या है कि भैया देखो क्या होता है, सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश को हमारे नेत्रों तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। भाई दिन के टाइम तो सूरज ऊपर आ गया सीधा, अभी सूर्योदय के समय क्या होता है यार, क्षितिज पर होता है, सूरज दूर होता है उधर, तो ऐसे लंबा दूरी तय करके आनी पड़ती है प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। सूर्यास्त के समय भी सेम ही होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब सूरज दूर है ना, तो नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन तो वहीं हो जाता है, वहीं कहीं वायुमंडल में। हम तक आते आते अधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें बचती हैं, और वो कौन सी हैं, लाल, ऑरेंज, और इसलिए हमको सूरज का जो कलर है वो रक्ताभ, रक्त के जैसा लाल दिखाई पड़ता है। ये पूरा अपन ने यहाँ लिख रखा है।
कि इस दौरान नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन पहले ही हो जाता है और लाल रंग वाले अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है, इसलिए हमको रक्तचाप दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, टिंडल प्रभाव को उदाहरण के साथ में हमें समझाना है। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये तो चलो हो गया हमारे पास में आंसर। अभी हम इसका कर रहे हैं बात टिंडल प्रभाव की। तो देखो टिंडल प्रभाव है क्या हमारे पास में। तो टिंडल प्रभाव की अगर एग्जैक्ट मैं डेफिनेशन की बात करूं तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो क्या है टिंडल प्रभाव कि ना, कोलाइड या निलंबन के छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का, प्रकीर्णन लिख देता हूं मैं, पूरा नहीं लिख रहा मैं, घटना के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है हमारे पास में, टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव। अच्छा, टिंडल प्रभाव का उदाहरण क्या है हमारे पास में। अच्छा, कोलाइड और निलंबन क्या, ये कंफ्यूज हो रहे होगे आप। तो कोलाइड एक तरह का हमारे पास में विलयन का भाई है। इसमें क्या होता है, कणों का जो आकार होता है जिसको घोला जाता है हमारे पास में, वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। निलंबन में काफी बड़े बड़े होते हैं। तो निलंबन में भी काफी बार जब काफी छोटे कण आ जाते हैं निलंबन के, तो वो और कोलाइड का जो हमारे पास में सॉल्यूशन, जैसे दूध एक कोलाइड विलयन है हमारे पास में, तो कोलाइड है। तो ये क्या करते हैं, इन पर अगर सूरज का प्रकाश पड़ता है ना, उसका रास्ता हमको दिखाई देता है। समझे इस बात को। और इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है हमारे पास में। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन तो कहते ही हैं, लेकिन इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है। तो उदाहरण खूब सारे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो एक अंधेरे कमरे में अगर कहीं से एक प्रकाश की किरण आ रही हो, ठीक है, उसका मार्ग दिखना हमें क्या है, उसका उदाहरण है हमारे पास में टिंडल प्रभाव का। सिंपल है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखने हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमको लिख करके बताना है। तो देखो, पूरा नहीं लिखूंगा आंसर, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, नहीं तो बोर्ड भरने में यहाँ पे 5 मिनट लग जाएंगे पूरे पूरे एक एक में। तो देखो अभी ये 17th में हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो हमें गुणधर्म लिखने हैं, ये अपन बहुत अच्छे से पढ़े हैं 13वें पाठ में। तो ऐसे गुणधर्म, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चु क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है, तो कैसे कैसे हैं हमारे पास में, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं चुंबक की, और कहाँ जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऐसा पूरा लिखना है भाषा में आपको। सेकंड आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पर, ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है शायद, है ना, थोड़े ज्यादा अंक वाले, देख लेना आप। हमारे पास में सेकंड क्वालिटी क्या है कि ये बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र, क्लोज्ड लूप का निर्माण करती हैं। और इसी में आप लोग लिख देना चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के भीतर दिशा क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की, तो हम लोग कहते हैं दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो तीसरा आप लोग लिखना, बल रेखाओं की जो निकटता है वो समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है किसके, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के। भाई प्रबल कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, ये बात किस पर निर्भर कर रही है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना हमारे पास में वो कितनी पास पास है, तो ये प्रबलता पर के समानुपाती हो गई। ठीक है, और इसमें एक और है हमारे पास में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, यहाँ शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, काटती नहीं। ऐसे 4 हो गए आपके पास में गुणधर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना थंब रूल के साथ में, ठीक है, दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो ये वाला बहुत सिंपल है, मान लो ये मेरा राइट हैंड ही है, मानना तो क्या है ये है, सच में है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे पढ़ा था फ्लेमिंग्स हमारे नियम को, तो हमारे पास मान लो इस तरह से ये 3 हमने लंबवत वो बना लिए, हमारे हाथ को इस तरह से खींच लिया, मतलब ऐसे खोल लिया सीधे हाथ को, दाहिने हाथ को, कि अंगूठा, प्रथम उंगली और जो हमारी मध्यमा है, ये तीनों कैसी हों, आपस में एक दूसरे के लंबवत हों, 90 डिग्री का कोण बना रही हों। तो इसमें अगर हमारे को देखने को मिलता है
कि ये v है जो हमारा ऊपर है, ये गति की दिशा है, किसके, चालक के गति की दिशा है, तो इसको आप गति कह लो या v कह लो शॉर्टकट में याद रखने के लिए। और अगर हमारी जो प्रथम उंगली है वो किसकी दिशा में हमें इंगित कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। b से तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, सब जानते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारा जो बीच की मध्यमा उंगली है ये हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखा रही होती है कि विद्युत धारा उस चालक में कौन सी दिशा में प्रेरित हो रही है। तो ये I है, इसको हम कहते हैं प्रेरित धारा। बड़ा आसान है, ये तीनों नियम देख के जाना आप लोग, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, वाम हस्त का नियम फ्लेमिंग का, और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दोनों समझ के जाना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पूरा नहीं लिख रहा हूं, बट वो तो अगर आपको आता है तो लिख सकते हो आप पूरा का पूरा। 18th क्या है हमारे पास में, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, ये आपको खुद से करना है, DIY है। मैं बोल देता हूं यहाँ पे क्या क्या गुण होते हैं अच्छे ऊर्जा के स्रोत के। तो भाई एक गुण तो होता है हमारे पास में ऊर्जा के उत्तम स्रोत का कि भाई क्या भाई, कि ना ये कम धुआं निकाले, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सरल हो। तो ऐसे कुछ एक आप लिख देना, कम मात्रा में उपयोग किए जाने पर ज्यादा कार्य करे। तो ये सारी बातें आप लिख देना इसमें। फिर कह रहे हैं जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं। अब इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है हानियां क्या है ना। जीवाश्म ईंधन क्या है तो आप लिखोगे, देखो मैं आपको बेसिक शब्दों से कुछ खेल खेलना सिखा देता हूं कि भैया जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो अब देखना इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, पहले तो बताना है जीवाश्म ईंधन क्या है, फिर पैराग्राफ बदल करके लिखना है हानियां क्या है उससे। तो इसमें क्या है में आप लिखोगे कि लाखों वर्ष पूर्व काफी सारे पादप है ना, और जो है हमारे पास में जंतु वो सारे जमीन में धंस गए थे। पादप एवं जंतु जमीन में घुस गए अंदर, है ना, जमीन में। मैं ऐसे आइडिया दे रहा हूं, जमीन में घुस गए थे। ये नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं ना जमीन में घुस गए थे और ये वो, आप लिखोगे कि लाखों वर्ष पूर्व काफी सारे पादप और काफी सारे जो जंतु थे वो पृथ्वी की सतहों में समा गए थे किसी घटनाओं के कारण, और उनको वहां पे किसका सामना करना पड़ा, उच्च दाब और उच्च ताप का, उच्च दाब व ताप का सामना करना पड़ा उनको, और वे समय के साथ में किसमें परिवर्तित हो गए, वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, जो कि आज हमारे लिए उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। तो आपने बता दिया जीवाश्म ईंधन क्या है। फिर पैराग्राफ चेंज करोगे, पूरा पैराग्राफ में लिखना है आपको, ठीक है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे यहाँ पे बदल करके कि जीवाश्म ईंधन की हानियां, समझे, होने वाली हानियां कौन सी। तो इसमें जो सबसे बड़ी हानि है ना, एक तो वो है कि ना ग्लोबल वार्मिंग, भू ऊष्मीकरण। क्या है, भू ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग, और साथ ही साथ में पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है। तो ये 2 हमारे पास में मेजर प्रॉब्लम्स है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण उसमें आ गया, काफी सारे प्रदूषण हो रहे हैं उससे, और साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी उससे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, प्रश्न संख्या 19, विरंजक चूर्ण और धोने के सोडा के सूत्र और उनके 2 उपयोग लिखिए। देखो मैंने कितनी बार बोला है कि देखो इनके उपयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो बहुत सिंपल है यार, विरंजक चूर्ण और धोने के सोडा का सूत्र लिखना है आपको। तो पहले आप लिख लो विरंजक चूर्ण ऐसे करके, इसमें भी और में है ये वाला प्रश्न, लेकिन मैंने पहले ये करा रहा हूं, फिर आगे और बता दूंगा। तो विरंजक चूर्ण का हमारे पास में सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण, तो इसको आप लिखोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारे पास में, इसका सूत्र हो गया हमारे पास में। और फिर हमारे पास में किसका पूछा है, धावन सोडा, तो आप यहाँ पे लिख लेना धावन सोडा, पहले उसके उपयोग लिख लेना फिर लिख लेना धावन सोडा, मतलब धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये क्रिस्टलन का जल है इसमें। फिर आपको लिखने हैं यहाँ पे उपयोग लिखने हैं, इसके 2 उपयोग दोनों के बताने हैं आपको, इसके यहाँ लिख देना फिर इसके यहाँ लिख देना, हो गया काम। तो एक उपयोग आप लिख देना ऐसे करके कि भैया कहाँ काम में लेते हैं इसको बोलो। तो विरंजक चूर्ण को हम लोग विरंजन के लिए, अच्छा कहाँ,
सूती एवं लिनन, लिनन होता है वैसे, लिनन वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लिनन वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग अपन जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी करते हैं, जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स हमें इसके बताने उपयोग के, तो हम बता देंगे, सिंपल है। धोने का सोडा, एक तो सबसे पहला कहा हम लोग कपड़ों की धुलाई करने के लिए। ठीक है, कपड़ों की धुलाई करने हेतु। और सेकंड है हमारे पास में, इसका उपयोग हम लोग और कहाँ करते हैं भाई, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। ग्रीस तेल वाला मैल होता है ना, उसको हटाने के लिए भी इसको उपयोग हम लोग। सिंपल। बढ़ सकते हैं आगे नेक्स्ट। तो इसी का और वाला हमें अथवा वाला कौन सा दे रखा है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वाला भी। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बहुत सिंपल है। आप अब देखो ना, ये बड़ा प्रश्न है, नंबर अपने को पूरे चाहिए, 3-4 नंबर जो भी रखा, तो उसमें फालतू लिखना है, काम कुछ नहीं है। करना क्या है, अपन लिखेंगे भाई साहब जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है हमारे पास में, CaSO4 2H2O जिप्सम होता है हमारे पास में, लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे जिप्सम, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसको तीर बना करके कि इसको गर्म करो साहब, ऊष्मा दो कितनी, 373 केल्विन तापमान पर। ठीक, गर्म करो इसको। उससे क्या होगा कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है हमारे पास में, हाफ H2O या हेमीहाइड्रेट, ये हमारे पास में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको POP बोलते हैं। पर पूरा लिखूं, चलो पूरा लिख देता हूं बस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फिर आप इसमें आगे लिखोगे प्लस 1.5 H2O जल का अणु जो हमारे पास में। अब ये हो गया, इससे समझ में आ गई बात, लेकिन नहीं, लिखना है कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हाफ H2O, सूत्र लिख देना, वह जल का अणु इस रूप से निम्न समीकरण के अनुसार प्राप्त होता है। फिर ये समीकरण लिख देनी है, और फिर अब हमको क्या करना है, यहाँ पे POP के उपयोग बताने हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पैराग्राफ चेंज करना है, नीचे लिखेंगे POP के उपयोग। ठीक है, तो क्या क्या उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, ध्यान दो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या उपयोग है भाई क्या उपयोग है भूल गए क्या, हड्डी तोड़ने में नहीं, जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो याद होगा तुमको, दीवारों को चिकना बनाने में, है ना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर पेरिस का POP का पट्टा चढ़ाते हैं, और उसके अलावा खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में इसको उपयोग में लेते हैं। इतने उपयोग बहुत हैं, आप लिख लेना। ठीक है, उपयोग आप खुद से लिख लेना, बड़े आसान, DIY, डू इट योरसेल्फ, खुद से कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र भी हमको लिख करके दिखाने। तो कौन से हमारे पास में, पहला अपन देख रहे हैं यहाँ पे एथेन का बोला है अपन को, तो एथेन का सूत्र क्या होता है, हमें तो वैसे इसका संरचना सूत्र लिखना है ना, संरचना बना करके। तो एथेन या एथेन किसको बोलते हैं हम लोग, मैथेन, एथेन, प्रोपेन। तो 2 कार्बन होते हैं हमारे पास में एथेन में, और बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन उसमें भरे हुए होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एथेन। फिर क्या है हमारे पास में, प्रोपेन है। तो बड़ा सिंपल है ये भी, प्रोपेन में क्या 3 कार्बन होते हैं, और बाकी सारे उसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। फिर है नेक्स्ट हमारे पास में, देखो क्या है, एथेन, फिर प्रोपेन, और फिर है हमारे पास में ब्यूटेन है। तो यार ये तो बड़ा सिंपल है, 4 कार्बन होंगे इसमें, 1 2 3 4। बहुत ज्यादा आसान पेपर बनाया है आप लोगों का, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। ये हो गया आपका ब्यूटेन। और फिर 4th है हमारे पास में एथीन है, ग जो है हमारे पास में वो एथीन है। तो एथीन क्या है, डबल बॉन्ड होगा इसमें, और तो कुछ नहीं, और 2 ही कार्बन होते हैं, एथ है ना क्योंकि, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 ऐसे डबल बॉन्ड है, और 2 फिर हाइड्रोजन से ये जुड़ा हुआ है बस।
अब आप बोले सर ऐसे क्यों नहीं बनाया सीधा ऊपर, ऐसे फिर सिमेट्रिसिटी आ रही है ना कि दो ऐसे आ गए, दो ऐसे आ गए, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, कार्बन के 4 बंध जो है इसमें पूरे हो गए। सिंपल है, आप बना सकते हो और टफ भी दे सकता है एग्जाम में, हो सकता है ये मॉडल पेपर में इन्होंने ऐसे दे दिया हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास में निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख करके बताओ। तो ये भी सिंपल है, ये अथवा में है, या तो वो करना है या फिर ये करना है। वो करना ज्यादा आसान है, ये वाला करना थोड़ा सा मुश्किल है उससे, क्योंकि इसमें बिंदु संरचना हमको बनानी होती है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे कार्बन है तो इसके 4 हमारे पास में परमाणु, इसमें वो होते हैं हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में, तो ऐसे बना लो। और ऑक्सीजन जो है हमारे पास में, उसके साथ क्या होता है, उसके भी है ना बाह्यतम कोश में, उसके तो 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरह से कुछ। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास में कितने नंबर पर आती है, 8 नंबर पे आती है, तो पहले कोश में तो 2 आ जाते हैं, और फिर दूसरे कोश में हमारे पास में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ जब, तो ये 2 ऑक्सीजन के इधर लिख लिए इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 2 कार्बन के, 2 कार्बन के। तो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ रखी होती है ना, और यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन ने इस तरह से गोला बना रखा होता है, और कार्बन ने कुछ इस तरह से CO2 का गोला बना रखा होता है। ख हमारे पास में है पानी का, तो पानी का बड़ा सिंपल है, हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मान लो इधर है, 2 इधर है, 1 मान लेते हैं इधर है, और 1 मान लेते हैं इधर है, और हाइड्रोजन का 1 इधर है, 1 इधर है। हाइड्रोजन के तो होते ही 1 ही है, तो हाइड्रोजन तो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास में, ये ख हो गया, घ और ग। तो ग वाला है हमारे पास में कौन सा है, NH3 अमोनिया। तो अमोनिया का जो हमें बिंदु संरचना सूत्र बनाना है, वो कैसे बनानी है बिंदु संरचना, तो उसमें हमारे पास में नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन मान लो ऐसे है, तो इसके बाह्यतम कोश में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास में 7 नंबर पे आता है, तो बाह्यतम में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपन 3 से तो अपने को हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो मान लो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो 2 मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना दिए, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक नाइट्रोजन का मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ये रहा, और मान लेते हैं कि एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अभी हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, नाइट्रोजन के 5 ही होते हैं, तो 3 और 2 5 हो गए बाह्यतम कोश में। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और इसकी बात करें नाइट्रोजन, तो कुछ इस तरह से इसने बड़ा सर्कल बना रखा है, ताकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। और फिर लास्ट है हमारे पास में घ वाला, जो कि है CH4। तो ये भी बड़ा सिंपल है ना, कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 1 2 3 4, और इसका X, इसका X, इसका X, इसका X, ठीक है। और ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, तो ये CH4 बन गया हमारे पास में। सिंपल है, क्या बोलते हो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 22 तक ही है अपने क्वेश्चंस। तो इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो वैसे अपन बनाना पहले ही सीख चुके हैं नामांकित चित्र पाचन तंत्र का, कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा आइडिया देता हूं आपको बेसिक। तो इसमें ना हमें पहले मस्तिष्क वाला या आंख वाला हिस्सा बना के, नाक बना करके, ऐसे होंठ बना करके, ठुड्डी बना करके, और ऐसे गर्दन बना करके, और ऐसे कंधे को थोड़ा चौड़ा करके, और कंधे को, हाथ को ऐसे बना लेना होता है, और पीछे से इसको थोड़ा घुमा करके लाओगे आप, ये गर्दन को ऐसे बना करके, और इस तरह से हाथ को ऐसे बना सकते हो आप। थोड़ा सा टेढ़ा इधर कर दिया था मैंने उसको, ओ तुम चला लेना यार काम अभी, ठीक है। नाक को आप ऐसे करके, और ऐसे एक पाइप बनाओगे यहाँ से, जो यहाँ जा रही है, ये नाक का पाइप यहाँ आ रहा है, लेकिन होगा क्या कि मुंह से भी यहाँ पर एक पाइप आ रहा है ऐसे काफ़ी चौड़ा सा, और ये पाइप यहाँ पर भी इस तरह से काफ़ी इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो खाने का पाइप हमारा वैसे भी पीछे होता है, ये नीचे तक जाएगा यहाँ से ऐसे, और ये कहाँ जाकर के जुड़ता है, तो ये आमाशय में हमारे जाकर के जुड़ता है यहाँ से। और फिर क्या होगा, आमाशय किससे जुड़ा हुआ होता है, अंदर से हमारे पास में छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन छोटी आंत को बनाने के पहले ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम है ना इसके चारों तरफ बड़ी आंत को हमारी बना ले। तो देखो कैसे बनाएंगे,
ठीक है। और इसमें अब हमें अंदर छोटी आंत को बनाना है, तो छोटी आंत को तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सांप जैसे बना दोगे तो चलेगा। पतले पतले से पाइप हैं खूब सारे, इसमें ऐसे 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 करके अपन बना देंगे तो चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी आंत को मेरे को पूरा करना था यहाँ तक, इस तरह से। और यहाँ पे इसको हमें दरअसल लास्ट में आकर के खाली करना होता है, वो किसमें, एनस या रेक्टम में। उसको हम लोग एनस से होते हुए रेक्टम में खाली करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बनाना होता है, लिवर बनाना होता है। ठीक है, ये मान लो लिवर बना दिया हमने। ये हमारा डायाफ्राम है ऊपर, ये मान लो ये डायाफ्राम बना दिया यहाँ पर हम लोगों ने। और फिर हमें क्या बनाना होता है, यहाँ पर हमारा ऊपर, मैं एक ही कलर से बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी तुम्हारे पास भी एक ही कलर होता है, हद से रबड़ होता है। तो अच्छा, रबड़ नहीं लेना मेरे को, यहाँ पे वाइट कलर लेना है। तो हद से हद जो इरेजर है, आप उससे कुछ अगर गलत हो गया है तो उसको सही कर लोगे। ठीक बात है। तो भले ही इसको इतना मत बनाओ माहो माहो को, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप केवल मुंह बना करके भी ऐसे बना सकते हो। अभी इसमें ये इसका मैं यहाँ मिटा के बड़ी आंत को पूरा कर देता हूँ, और अंदर से वो अंडरस्टूड है कि पीछे से छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, करेक्ट, इस तरह से। और बाकी चीज़ें एक आध बना देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये हमारे को ऐसे हमने बना दिया, ये बना हुआ है यहाँ पे, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, छोटी आंत है अंदर पूरी। अभी क्या है कि ये हमारे पास में डायाफ्राम है, तो इसका हम लोग लिख देंगे कि ये डायाफ्राम है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें और बनानी थी, और वो होता है अग्न्याशय। तो मान लो कि कुछ इस तरह का कुछ हमारे पास में अंग है, जिसको हम बीच में यहाँ पे अग्न्याशय बोल रहे हैं। तो बस क्या बोलोगे आप लोग, मुंह है, आहार नाल है, आहार नाल। फिर आप बोल दोगे कि ये हमारा आमाशय है, करेक्ट। फिर आप बोल दोगे कि भाई साहब ये हमारा यहाँ पे लिवर है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत। क्या है, यकृत। फिर ये है हमारा यहाँ पे पेनक्रियास है, इसको अग्न्याशय हम लोग बोलते हैं, पेनक्रियास। फिर क्या है यहाँ पे, छोटी आंत अंदर जो बहुत ज़्यादा कुंडलित है। और फिर यहाँ पर है हमारे पास में बड़ी आंत। अच्छा, इसमें ये कुछ एक चीज़ें हमारे पास में, ये है हमारे पास में मलाशय, और ये वाला जो है हमारे पास में, ये है हमारे पास में मल द्वार, गेट, जिससे हम लोग पॉटी करके कचरा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मल द्वार। और इसमें कुछ एक चीज़ें जैसे गॉल ब्लेडर भी हम यहाँ पे बना करके दिखा सकते हैं, पित्ताशय हम बना करके दिखा सकते हैं। बाकी थोड़ा और बेहतर कर लेना, वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से बनवाया था, किया था, आप कर सकते हो खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास में मानव हृदय का नामांकित चित्र। मैं थोड़ा सा जल्दी बनवा रहा हूँ ना, इसलिए। बाकी अपने डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, आप उनमें देख सकते हो ना बनाने के लिए। तो मानव हृदय बनाने के लिए तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको स्टेप्स भी बता रखे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का बना लेना है। फिर हमें यहाँ पे ऊपर एक टी बनाना होता है, तो इस टी को अच्छे से ऐसे 3D में बनाना भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो एक पाइप है, फिर ऐसे यहाँ पे जोड़ करके ऐसे ला करके, और इस टी को हमें कहाँ ले जाना होता है, इस तरफ वाले चेम्बर में हार्ट के ले जाना होता है। और फिर दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो था उल्टा क्वेश्चन मार्क बनाना। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से इसको हम लोग जोड़ते हैं, दूसरे उल्टे क्वेश्चन मार्क को, कि ये मान लो 3D में यहाँ से इस तरह से जा रहा है, और ये ऊपर फिर इसको खोल देते हैं। ये महाधमनी होती है, ठीक है, महाधमनी। और फिर क्या है हमारे पास में यहाँ पे उल्टा ब्रश, ये यहाँ पे ये बाहर भी आ रहा होता है, तो दो हमको आई बनाने होते हैं। एक पाइप होता है यहाँ पे, और यही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि एक पाइप हम यहाँ भी बनाते हैं। ये खून लेके आने का काम इस पाइप का होता है, शिरा होती है वाली, महाशिरा होती है। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, चेम्बर्स में डिवाइड भी करते हैं। तो इधर हम लोग एक चेम्बर बना लेते हैं इस तरह से वी करके, ठीक है। तो ये इधर से इसको डबल आउटलाइन कर लेते हैं, और ये वाला इधर से चेम्बर हो जाता है एक हमारे पास में। जो हमारे पास में कौन सा चेम्बर है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये हो जाता है दायां निलय।
है ना, ये बायां निलय है और ये बायां आलिंद है, ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं अपन, पता है अपने को। और यहाँ पे भी ये वी शेप में करके इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं भले, ठीक है। और ये यहाँ पे भी मान लो ये कुछ डबल ऐसे बना लिया अपन ने। ये हमारे पास में बीच में विभाजिका होती है ना, जिसको हम लोग सेप्टम भी बोलते हैं। और फिर नामकरण करना है। यहाँ पर हमारे पास में और भी 2-4 बस पाइप होते हैं ऐसे, ये वी शेप वाले। ये तो अब इसका नामकरण करना है दिल का। नामकरण भाई आप कर लेना, मैंने सिखाया, बहुत बार सिखाया। बायां आलिंद है, बायां निलय है, दायां आलिंद है, दायां निलय है। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पाइप है ये महाधमनी है, जो रुधिर को शरीर के अंगों तक लेकर के जा रही है ना, और ये नीचे के अंगों तक लेकर के जा रही है। फिर ये वाला जो पाइप है ये हमारे पास में महाशिरा है, जो रुधिर को शरीर से दिल में लेकर के आ रही है। और उसके अलावा फिर आप देखोगे तो ये वाला जो टी वाला जो हमने पाइप बनाया था, ये है हमारे पास में फुफ्फुसीय धमनी, जो कि दिल से कैसे खून को, गंदे खून को फेफड़ों की तरफ लेकर के जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को। और ये वाले जो कोने वाले पाइप हैं ये क्या है हमारे पास में, फुफ्फुसीय शिरा है। तो ये आप लोग नेम आप लिख लेना इनका। फिर इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये एक न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा है, सब मेरे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। तो क्या है, 2 करके देख लेते हैं। अथवा में भी है, एक दर्पण का, एक लेंस का है। तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है हमारे पास में। कोई अवतल लेंस है, बना लेते हैं अपन अवतल लेंस से काम करते हैं। मान लो ये कह रहा है ये अवतल लेंस है भाई साहब, इसकी फोकस दूरी जो है हमारे पास में वो कितनी है, 15 है। ये f1 हमें इसका कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। अब ये किस में होगी फोकस दूरी, माइनस में होगी, क्योंकि ये बाएं तरफ होती है, अवतल लेंस की इस तरफ होती है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। भाई इसने हमें कह दिया कि यार देखो फोकस मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 15 सेंटीमीटर कह रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि बिंब जो है ना, प्रतिबिंब जो है ना, वो कितनी दूरी पर बनना चाहिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना चाहिए। तो आप फिर बता दो ना कि कितनी दूर रखना है उसको। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें प्रतिबिंब जो है वो भी हमेशा इधर ही बनता है, हमेशा इस तरफ ही बनता है प्रतिबिंब। तो ये भी हमारे पास में जो है वैल्यू नेगेटिव में होगी, माइनस में होगी। तो बस इसने क्या पूछा है हमसे कि ना u कितना होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि देखो बहुत सिंपल है, हमें पता है 1/f जो है वो किसके बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है, जिसको हम लोग लेंस सूत्र बोलते हैं। सही बात है, लेंस सूत्र से। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, 1/f जो है वो बराबर है, अच्छा ये वैल्यूज रख देते हैं ना हम लोग यहाँ पे, f की जगह पे क्या रखेंगे वैल्यू हम लोग, माइनस का 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u क्या है, तो ये 1/u ही है यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये माइनस वाले को इधर ले आते हैं 1/u को, तो ये प्लस में हो जाएगा, और इस माइनस वाले को वहाँ ले जाते हैं तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का ऐसे 10 लिखा, प्लस का 1/15। अब ध्यान से देखना, इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10। सही बात है। इसको हल करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास में 1/u बराबर 15 और 10 का एलसीएम 30 ले लेते हैं अपन। तो 15 दूना 30 होता है तो 2 माइनस 10 तिया 30 होता है तो 3। तो क्या आया हमारे पास में यहाँ पर आंसर, 1/u बराबर है माइनस का 1/30, मतलब u बराबर है हमारे पास में माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब जब इसको हम लोग बिंब को कहाँ रखेंगे, इतनी दूर रखेंगे, मतलब ऑलमोस्ट हम इसको कहाँ रखेंगे, 2f1 पर जब हम रखेंगे इसको, क्योंकि f1 तो 15 है, तो यहाँ पे जब हम बिंब को रखेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तरफ, माइनस का मतलब है इस तरफ, तो हमें प्रतिबिंब उसका कहाँ मिलेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें उसका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो एक तो उत्तर ये रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है इसने हमसे यहाँ पर कि अब देखो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है ना, अब कह रहे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता, अब आवर्धन अलग है वैसे तो और क्षमता अलग होती है, लेंस की क्षमता। मैं दोनों बता देता हूं आपको। तो एक चीज तो क्या है हमारे पास में, आवर्धन, तो आवर्धन का सूत्र याद होना चाहिए अपन को, ठीक है। तो आवर्धन का सूत्र लेंस के लिए क्या होता है, m बराबर vu की टर्म्स में देखें तो v/u होता है। दर्पण के लिए माइनस का v/u होता है, यहाँ पे v/u होता है। तो देखो क्या आएगा, m बराबर हमारे पास में आएगा, v का मान हमारे पास में कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, और u का मान हमारे पास में कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर,
ठीक बात है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो m हमारे पास में कितना है, प्लस का 1/3। तो देखो 1/3 है, मतलब 1 से छोटी संख्या है, मतलब इसका आवर्धन 1 से छोटा है, तो मतलब क्या है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है, छोटू सा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है साहब। और अगर हम देखें प्लस है, तो प्लस का मतलब आभासी है, मतलब हमने सब कुछ सही किया, यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ सही है ना। प्लस में है तो मतलब आभासी और सीधा है, तो बोला हाँ आभासी और सीधा है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है ये वाला। फिर उसके बाद में अगर क्षमता भी अगर हमसे पूछ रहा है ना, अगर मान लो क्षमता लेंस की हमसे पूछ रहा है, तो हम क्षमता क्या बोलेंगे, P बराबर 1/f होती है। तो बस सिंपल है ना, P बराबर क्या आएगा, 1/f। f कितना है हमारे पास में यहाँ पे भाई, कितना है, ये है 1/-15 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, -15/100 कर देंगे, तो ये मीटर हो जाएगा हमारे पास में। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे 1/f की जगह, तो 15/100, तो 15/100 जो नीचे आएगा वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब आप भाग दे लो, भले ही चाहिए तो आपको। तो आपके पास में क्या आएगा आंसर, 5 का अगर मैं डिवाइड दूं तो 5 3 टाइम्स इज 15 और 5 20 टाइम्स इज 100। 3 का डिवाइड 20 में देना है, तो माइनस का 6 टाइम्स इज 18 पॉइंट, फिर 2 2 2 2 लग जाएगा, तो 6 6 6 आता जाएगा। तो ऑलमोस्ट 6 7 आप लिख सकते हो, है ना। ये इसका माइनस का 6.67 डायप्टर्स में इसका क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं लगता क्षमता पूछी है इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से लिखा है, अधूरा लिखा है। बड़ी गलतियां हैं इस पेपर में, छोटी छोटी छोटी, होनी नहीं चाहिए वैसे। तो अब इसी का ही अथवा में एक और प्रश्न हमें दे रखा है, और ये वाला हमें दे रखा है आखिरी प्रश्न, किसका, दर्पण का। तो किसी ऑटोमोबाइल में, मतलब गाड़ी में पीछे का देखने वाला जो हमारे पास में दर्पण है, वो कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, 3 मीटर है। तो देखो ये हमारे पास में उत्तल दर्पण है, हमने मान लिया, ठीक है। और कह रहे हैं हमें इसकी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है r 3 मीटर। अब हमें ये r 3 मीटर से मतलब नहीं है, हमें फोकस दूरी से मतलब है। तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो 3/2 मीटर हो जाएगी। 3/2, 1.5 लिख लो भले ही चाहो तो, नहीं तो ऐसे भी लिख लो चलेगा। ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान रखना, एग्जाम में उत्तर मत लिखना, आप है ना हल लिखा करो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। हल r दिया है, f दिया है, तो क्या कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो एक बस है वो इससे कितना दूर खड़ी है, 5 मीटर, मतलब u की दूरी हमारे को कितनी दे रखी है, 5 मीटर दूरी हमें u दे रखी है। तो हम कह रहे हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमसे पूछा है कि v क्या होगा बताओ, फिर बोला है प्रकृति, तो प्रकृति के लिए हमें m ज्ञात करके बताना पड़ेगा, और साइज के लिए भी हमें m की ही सहायता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसकी फोकस दूरी जो है हमारे पास में उत्तल दर्पण की, वो इस तरफ होती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, फोकस दूरी जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगी। लेकिन u जो है, वस्तु मान लो यहाँ खड़ी है, तो ये तो हमेशा u इस तरफ आ रहा है ना, तो u तो हमारे पास में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सही बात है, u कैसा होगा हमारे पास में, यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस में होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये u को मैंने माइनस में कर दिया और फोकस दूरी को मैंने प्लस में ही लिखा है। तो अब हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे इस बार हम लोग। तो चूंकि हम लोग लिखेंगे, हमको पता है कि भैया यार 1/f बराबर किसके होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। तो यही सूत्र जब हम लगा रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है 1/3/2। तो 1/3/2 बराबर है हमारे पास में 1/v, तो 1/v तो है नहीं हमारे पास में, और प्लस का u है हमारे पास में 1/-5, तो 1/-5 ऐसे हो जाएगा। इसको हल करेंगे थोड़ा सा अपन, तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/v, और ये माइनस का 1/5 हो जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, सही बात है। तो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, 1/v को उधर ही रखते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2/3 प्लस का 1/5 बराबर का 1/v। तो इससे ध्यान दो, अब क्या होगा, एलसीएम आएगा हमारे पास में इस तरफ, तो 3 और 5 का 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो 5 दूना 10 प्लस 5 3 15, तो 3 बराबर 1/v। तो क्या देखने को मिलेगा, 13/15 बराबर 1/v, और फिर देखने को मिलेगा v बराबर, उल्टा पुल्टा जब करोगे तो 15/13 आएगा। तो भाग दोगे 13 का जब 15 में, तो अपने पास में क्या आएगा, 13 एकम 13, पॉइंट लगेगा, 2 लग जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 के आगे 0 लगेगा, तो फिर से 13 एकम 13 ही आएगा। फिर 7 लगेगा, फिर उसके आगे 0 लगेगा, तो 13 पंजे 65 होता है, कैसे ना 13, हाँ, तो 1.15 ले लेते हैं अपन ऑलमोस्ट अप्रॉक्स।
तो इतना मीटर हमारा आंसर आ रहा है, और वो भी कैसा आ रहा है आंसर, प्लस में आ रहा है आंसर। तो क्या ये आंसर सही है? तो हाँ बिल्कुल ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं भी रखो हमेशा इसका प्रतिबिंब यही बनता है, P और F के बीच में ही बनता है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी है हमारे पास में? फोकस दूरी ये पूरी जो दूरी है यही 1.5 मीटर है, 1.5 है। तो वो 1.5 से तो कम ही होगा ना आंसर हमारा, तो 1.5 से कम ही तो आया है, 1.15 ही तो आया है। और क्योंकि इस तरफ सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ना वो प्लस में आना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए हमारे पास में सब कुछ। तो वही हो रहा है हमारे साथ में, राइट हैंड साइड ही बन रहा है। अभी उसके अलावा हमसे इस प्रश्न में क्या क्या पूछा है, देखो वो देखो। तो उसके अलावा हमसे इस प्रश्न में m पूछा है। तो m के लिए चूंकि हम कहेंगे कि सूत्र क्या होता है हमारे पास में, माइनस का v बटा u होता है दर्पण के लिए, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि m बराबर होगा माइनस का v। v कितना है हमारे पास में यहाँ पे, v का मान है कितना है भाई, कितना है आया था ना, ये रहा माइनस का 15/13। तो माइनस 15/13 मतलब वो माइनस हमें लगाना है, v माइनस में नहीं है, हमें लगाना है ये वाला माइनस, बटा u कितना है हमारे पास में, तो u है हमारे पास में -5 मीटर, तो ये -5 हो गया, बटा 1 कर लो चलो, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ और इसमें करते हैं अपन इसको सॉल्व। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि m बराबर है हमारा 15/13 गुणा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो ये 1/5 हो जाएगा, तो ये 5 तिया 15 हो जाता है। ठीक है, तो 13 का भाग 3 में जब हम लोग देंगे तो छोटा आएगा आंसर, तो मतलब 0.2, क्योंकि 13 दूना 26 होता है ना, और फिर 26 4 बचेगा 0 लगेगा, तो 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 होता है। तो ऐसे कुछ 0.23 हमारे पास में ऑलमोस्ट m का मान आएगा, वो भी कैसा, धनात्मक मान आएगा। अच्छा पॉजिटिव है m का मान, तो इसका अच्छा प्रकृति कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि m कैसा है, धनात्मक है, तो इसका मतलब जो प्रकृति है वो कैसी है, प्रतिबिंब की आभासी एवं सीधा, एवं सीधा, करेक्ट। और लास्ट में हमसे इनने क्या पूछा था, ये साइज पूछा था, तो साइज इससे ही कहेंगे हम लोग, है ना, कि प्रतिबिंब जो है बिंब का 0.23 गुना है, मतलब उससे छोटा है, 0.23 टाइम्स है, तो मतलब वो इतना छोटा उससे बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन था, फालतू के 5-6 नंबर हैं इस क्वेश्चन के, इतना आसान है, मैं तो 2 से 3 नंबर में दूं ये क्वेश्चन। खैर बड़ा ही आसान पेपर था आप लोगों का, मेरे को बड़ा मजा आया करवा करके इसको, समय बस लगा, थोड़ा सा लंबा रहा पेपर, लेकिन है बहुत आसान। मतलब जिन्होंने, मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ, अपने लेक्चर्स को देखा है ना, ऐसे पेपर में तो 100 में से 100 वो स्टूडेंट आराम से ला सकता है। तो चलो देखो, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भाई क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, दोस्तों को बताना है, हमें बताना है कैसा लगा है आपको, है ना। और फिर रिक्वेस्ट करनी है कि सर फिर ये वाला नहीं वो वाला चाहिए हमको, और ऐसे ही साथ में जुड़े रहना है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, तुम्हारा ही फायदा है उसमें, और लाइक वाइक कर दिया करो, देखो बड़ा उससे पुण्य मिलता है, ये भी बता दूंगा आपको। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में।